हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग हीमेटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और हीमेटोलॉजी ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। इसके कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नीट पीजी और INICET में आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग हीमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के डिसऑर्डर्स यानी कि एनीमिया वगैरह पढ़ेंगे। फिर हम लोग WBC के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। फिर हम लोग प्लेटलेट के कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। देन हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो बड़ा टॉपिक है बट काफ़ी आसान है। अप्रॉक्स 15 वीडियो में ख़त्म कर देंगे हम, और आज इसका है फर्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्लड इंडाइसेस को डिस्कस करेंगे। MCV, MCH, MCHC, RDW, मेंस्टर इंडेक्स क्या होता है, ESR क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से समझेंगे। तो आपको अगर ये अच्छे से समझना है तो आपको साइड बाय साइड नोट्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ ब्लड टेस्ट। अब मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाता हूँ। जैसे मान लो कि ब्लड टेस्ट क्या होती है। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपका ब्लड कलेक्ट कराया जाता है। ब्लड कलेक्ट होने के बाद उस ब्लड को ट्रांसफ़र कराया जाता है इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ बल्ब्स। अब हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ बल्ब्स अवेलेबल है, जैसे EDTA बल्ब, प्लेन बल्ब, फ्लोराइड बल्ब, सिट्रेट बल्ब, हिपैरिन बल्ब। अब इन सभी बल्ब्स के अलग अलग यूज़ है। तो अब ये यूजेस आपको पता होने चाहिए और इनको कैसे पहचानना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब पहला बल्ब है हमारे पास EDTA बल्ब। अब EDTA बल्ब को पहचानना कैसे, वॉयलेट कलर का ढक्कन, ठीक है। अब EDTA के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इथिलीन डायामीन टेट्रा एसीटेट। EDTA का फुल फॉर्म है, कई बार आपसे पूछता है, ठीक है। अब EDTA के बल्ब के अंदर EDTA मौजूद है, तो इस वजह से इसको ब्लड के साथ अच्छे से मिक्स होने के लिए आपको उसको मिक्स करना पड़ेगा। ओके, अब EDTA बल्ब में हम लोग क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले तो कंप्लीट ब्लड काउंट, HbA1c लेवल्स और ब्लड ग्रुप, इसकी टेस्टिंग करते हैं। और पेरिफेरल स्मीयर का एग्जामिनेशन भी EDTA बल्ब वाले ब्लड से ही होता है, समझ गए। दूसरा बल्ब है प्लेन बल्ब। अब प्लेन बल्ब को कैसे पहचानना है, इसका जो ढक्कन होता है दैट इज रेड कलर। अब इसमें क्या होता है, प्लेन बल्ब के अंदर जैसे ही आपने प्लेन बल्ब आपके लेबोरेटरी में लाया, आप क्या करते हो, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होता है, उसका सीरम और सेल्स ये सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो सीरम है, दिस सीरम इज यूटिलाइज्ड फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड बायोकेमिकल टेस्ट। अब बायोकेमिकल टेस्ट कौन से LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आता है, लिपिड प्रोफाइल में आता है आपके पास HDL, LDL, लाइपोप्रोटीन, कोलेस्टेरॉल और VLDL। तो ये सारे टेस्ट आते हैं लिपिड प्रोफाइल के अंदर, समझ गए। ओके, तीसरा बल्ब है हमारे पास फ्लोराइड बल्ब। अब फ्लोराइड बल्ब को कैसे पहचाने, फ्लोराइड बल्ब का ढक्कन होता है ग्रे कलर का। अब फ्लोराइड बल्ब का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन। अब ब्लड शुगर के लिए फ्लोराइड बल्ब क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि होता क्या है आपको पता है, शुगर इसका मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को कभी भी आप छोड़ते हो तो ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, बराबर। तो अब हमें ब्लड का ग्लूकोज मेजर करना है, तो हमें उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस रोकना पड़ेगा ताकि जो एप्रोप्रिएट वैल्यू है ग्लूकोज की वो हमें मिल सके, बराबर। तो हम क्या करते हैं, ब्लड को फ्लोराइड बल्ब में कलेक्ट करते हैं। अब ये जो फ्लोराइड है, इट इनिबिट्स ग्लाइकोलिसिस। ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को इनिबिट करता है बाय इनिबिटिंग द एंजाइम इनोलेज। आपको पता है इनोलेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस की, इसको ये इनिबिट करता है। तो ये जो है फ्लोराइड बल्ब में हम लोग ब्लड शुगर का मेजरमेंट करते हैं, समझ गए। ओके, अगला है सिट्रेट बल्ब। अब सिट्रेट बल्ब का कैसे पहचानना है आपको, सिट्रेट बल्ब जो होता है उसका जो ढक्कन होता है दैट इज ब्लू कलर का ढक्कन, ब्लू कलर का ढक्कन है। और सिट्रेट बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, कोएगुलेशन स्टडीज करते हैं। जैसे इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब PTINR, D डाइमर, ऐसे टेस्ट के लिए हम लोग सिट्रेट बल्ब का यूज़ करते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, C से C याद रखो। देखो, सिट्रेट कोएगुलेशन स्टडीज आसान है। ओके, अगला देखो हमारे पास है हिपैरिन बल्ब। अब हिपैरिन बल्ब को कैसे पहचानना है, हिपैरिन बल्ब का जो ढक्कन होता है वो हरे कलर का होता है। तो HCH हिपैरिन हरा कलर। तो हिपैरिन बल्ब जो है हरे कलर का होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर क्रोमोसोमल स्टडीज़। अब क्रोमोसोमल स्टडीज़ के लिए कौन सा बल्ब यूज़ करते हैं हम लोग, हिपैरिन बल्ब। तो इतने सारे बल्ब्स आप लोग यूज़ करते हो लेबोरेटरी के अंदर। अब थैलेसीमिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब आपको पता है थैलेसीमिया को अगर आपको डायग्नोस करना है तो यू कैन गो फॉर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड यू कैन गो फॉर क्रोमोसोमल स्टडीज़। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम लोग जो ब्लड यूज़ करते हैं वो होता है EDTA वाला ब्लड, और क्रोमोसोमल स्टडीज़ के लिए जो ब्लड यूज़ करते हैं वो होता है हिपैरिन बल्ब वाला ब्लड, समझ गए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं हमारे इंडेक्सेस पर, यानी कि आपके ब्लड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, पहली चीज़ जो होती है ब्लड रिपोर्ट के अंदर दैट इज़ योर हीमोग्लोबिन काउंट। अब हीमोग्लोबिन काउंट आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट इन मेल्स इट इज़
14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर एंड इन फीमेल्स इट इज़ 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर। अब हीमोग्लोबिन सपोज बढ़ गया, किसी बंदे का हीमोग्लोबिन इससे ज़्यादा हो गया नॉर्मल से, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। और अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम आ गया तो उसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। समझ गए? एनीमिया, स्पेलिंग अच्छे से देख लो, एनीमिया कहते हैं। समझ गए? ओके। दूसरी जो टेस्ट है दैट इज आरबीसी काउंट। अब नॉर्मल इंडिविजुअल का जो आरबीसी काउंट होता है इट इज़ इन द रेंज ऑफ 4.5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। तो 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ आरबीसीज होंगे? 4.5 to 5.5 मिलियंस पर mm क्यूब। वही बात है, आरबीसी से ज़्यादा होंगे तो पॉलीसाइथेमिया, अगर इससे कम हो जाएंगे तो दैट विल बी एनीमिया। समझ गए? अब तीसरा है पीसीवी या फिर हीमेटोक्रिट। अब इसको समझने के लिए आसान भाषा में समझो कि पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब अब देखो, हमने आपको फिर से बेसिक में लेके जाता हूँ। आपने ब्लड क्या किया था? प्लेन ट्यूब में कलेक्ट किया था। अब प्लेन ट्यूब के अंदर आपने कलेक्ट करने के बाद क्या होता है? आप लोग उसको लाते हो लैब के अंदर। अब लैब के अंदर आप लोग उसका क्या कराते हो? सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो। और सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या होता है? इसके जो कंपोनेंट्स हैं, आप क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर? ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, बराबर? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये सेपरेट हो जाते हैं। अब कैसे सेपरेट होते हैं? मान लो कि ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। अब इसके अंदर सबसे बॉटम में जो चीज़ सेटल डाउन होती है दैट इज़ योर आरबीसीज। क्या सेटल होते हैं? आरबीसीज। इसके ऊपर जो एक लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज योर बफी कोट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बफी कोट। अब बफी कोट के अंदर क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज यानी कि ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो ये प्रेजेंट होते हैं बफी कोट में। और उसके ऊपर अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट होता है? उसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा प्लाज्मा, या फिर इसी को हम लोग सीरम कहते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है। अब जो ये क्वांटिटी होती है, अब ये जो आरबीसीज होते हैं ना, ध्यान से समझना भाई। देखो, ये जो आरबीसीज है, इसका जो वॉल्यूम होता है इन टोटल पूरे, इसका कितना परसेंटेज होता है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38 to 45। कितना होता है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38 to 45%। फिर ये जो प्लाज्मा होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 55% एंड दिस बफी कोट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1%। तो अब आरबीसीज का ये जो वॉल्यूम है, आप मुझे बताओ, इतने पूरे वॉल्यूम के अंदर सारे के सारे आरबीसीज आ गए तो ये पैक हो चुके हैं। सारे के सारे आरबीसीज क्या हो गए? पैक हो गए। तो ये जो आरबीसीज का वॉल्यूम है ये कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 38 to 45%। तो 38 to 45%, इसी को हम लोग कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम। या फिर इसका दूसरा नाम होता है हीमेटोक्रिट। इसका दूसरा नाम क्या है? हीमेटोक्रिट। समझ गए सब लोग? अब आपके मन में यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा? इट इज़ वॉल्यूम और यहाँ पर यूनिट परसेंटेज है, तो ये आपको याद रखना है। भले इसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं लेकिन ये किस में एक्सप्रेस होता है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। सबको क्लियर हो गया? ओके। अब मुझे आपको कुछ बात बतानी है, ध्यान से समझना, ठीक है? आप पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में कुछ बात बतानी है। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पैक्ड सेल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, पैक्ड सेल वॉल्यूम, अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाए, अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम यहाँ पर कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है? सोच के बताओ। पीसीवी कम हो गया, इसका मतलब क्या है? आरबीसीज कम हो गए, बराबर? आरबीसीज कम हो गए, और आरबीसीज के कम होने को ही हम क्या कह रहे थे? एनीमिया कह रहे थे, बराबर? ओके। दूसरी चीज़, अगर पॉलीसाइथेमिया हुआ, मतलब अगर पीसीवी बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है? पीसीवी बढ़ा, इसका मतलब क्या है? आरबीसीज की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। और आरबीसीज की संख्या किस में बढ़ती है? मैंने आपको बताया, पॉलीसाइथेमिया। तो बेस्ड ऑन दिस पीसीवी यू कैन डायग्नोज वेदर इट इज़ एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। समझ गए? अब मुझे आपको कुछ कंडीशन बतानी है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अब देखो, मान लो कि किसी बंदे का क्या हुआ? प्लाज्मा लॉस हुआ। अब ये देखो, ये जो था यहाँ पर आपका प्लाज्मा 55% था। अब प्लाज्मा मान लो इतना ऊपर वाला हट गया तो इतना बचा, राइट? इतना कॉन्स्टिट्यूएंट बचा पूरा। तो अगर प्लाज्मा लॉस हुआ तो रिलेटिवली आरबीसीज का प्रोपोर्शन कैसा दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा, बराबर? तो प्लाज्मा लॉस अगर होता है तो उस केस में क्या होता है? जो पीसीवी है वो ज़्यादा मिलता है। पीसीवी कैसा मिलता है? ज़्यादा मिलता है। और प्लाज्मा लॉस कौन से कंडीशंस में हो सकता है? सोच के बताओ। डायरिया के अंदर बहुत सारा प्लाज्मा लॉस होता है। वोमिटिंग के अंदर। तीसरी चीज़ आपके डेंगू के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है? प्लाज्मा का लॉस होता है। और अगर प्लाज्मा का लॉस होगा तो पैक्ड सेल वॉल्यूम अल्टीमेटली आपको
ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबको क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट टर्म जो नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। इसका फुल फॉर्म क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ओके, अब ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना। अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ मैं आपको ये समझाता हूँ कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, कॉर्पस्कल मतलब क्या होता है? कॉर्पस्कल मीन्स आरबीसी। अब एक आरबीसी का ऑन एन एवरेज कितना वॉल्यूम हो सकता है? दैट इज कॉल्ड एज योर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इट इज एवरेज वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। समझ गए? तो एक आरबीसी का अप्रॉक्सीमेटली कितना वॉल्यूम होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ कैलकुलेटेड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ। देखो अगर आपके पास, मैंने क्या बताया था? पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या था? पैक्ड सेल वॉल्यूम वॉज द वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज। टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज, टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज के वॉल्यूम को ही हमने क्या कहा था? पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो मुझे बताओ, एक सेल का अगर मैं पूछूं, एक सेल का अगर मैं वॉल्यूम पूछूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमसीवी। समझ गए? एमसीवी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? तो एमसीवी विल कम आउट टू बी, एमसीवी आता है हमारे पास पैक्ड सेल वॉल्यूम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी काउंट मतलब इसका फुल ये क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास? एमसीवी इज इक्वल्स टू पैक्ड सेल वॉल्यूम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आरबीसी काउंट। समझ गए? ओके, अब ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब इसको हम लोग यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। टू बैलेंस द यूनिट्स वी मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाय 10। अब इसमें कौन से डिजिट्स में आपको वैल्यू रखना है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो पैक्ड सेल वॉल्यूम इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। किस में एक्सप्रेस होता है? परसेंटेज में। आरबीसी इज एक्सप्रेस्ड इन मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। समझ गए? तो ऐसे वैल्यूज़ आपको यहाँ पर रखने हैं। समझ गए? ओके। अब ये जो एमसीवी निकल कर आता है, अब मान लो ऑन एन एवरेज नॉर्मल एमसीवी कितना निकल कर आता है? देखो नॉर्मल एमसीवी काउंट होता है हमारे पास 80 to 96 क्यूबिक माइक्रोन या फिर फेम्टोलीटर। तो एमसीवी की नॉर्मल रेंज क्या आ गई हमारे पास? 80 to 96 क्यूबिक माइक्रोन या फिर फेम्टोलीटर। यानी कि एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 80 to 96 क्यूबिक माइक्रोन या फिर फेम्टोलीटर। अब मुझे यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लासीफाई करके बताना है। अब देखो मान लो किसी आरबीसी का वॉल्यूम इट इज़ लेस देन 80, कुछ आरबीसीज का वॉल्यूम इट इज़ 80 to 96 और कुछ आरबीसीज का वॉल्यूम मान लो क्या आ गया? अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ गई कुछ की? इट इज़ ग्रेटर देन 96। तो इसका मतलब क्या है? अब 80 से कम है, इसका मतलब आरबीसी का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। और आरबीसी का वॉल्यूम कम होना दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर वॉल्यूम सेम है फिर भी एनीमिया हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। और अगर वॉल्यूम इज मोर देन 96 तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक के एग्जांपल्स बता दो क्या होते हैं? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फिर थैलेसीमिया। इसके एग्जांपल्स भी इधर ही लिख देता हूँ मैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके एग्जांपल्स बताओ। माइक्रोसाइटिक के क्या क्या है? सोचो। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया ये इसके एग्जांपल है। नॉर्मोसाइटिक के अंदर एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज, तो ये इसका एग्जांपल है। और एनीमिया इन क्रोनिक किडनी डिसीज, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर जो एनीमिया होता है दैट इज नॉर्मोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक का बेस्ट एग्जांपल बताओ क्या है? यस, इट इज़ अ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये सारे एनीमियाज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू बता दिया कि माइक्रोसाइटिक किस में होता है, मैक्रोसाइटिक किस में होता है। समझ गए सब लोग? ओके, तो दिस वाज योर एमसीवी। अब दूसरा जो इंडेक्स है हमारे पास दैट इज योर एमसीएच। अब एमसीएच का मतलब क्या होता है समझो आराम से, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब एमसीएच का मतलब क्या होता है हमारे पास? जैसे एमसीवी क्या था? वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। तो एमसीएच सिमिलरली क्या होता है? एमसीएच इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीएच क्या होता है? इट इज़ अ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो एमसीएच क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अप्रॉक्स अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। तो एक आरबीसी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितना हीमोग्लोबिन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमसीएच कहते हैं। अब इसको कैसे निकाले, इसका फॉर्मूला कैसे बनाए? अब देखो आपको पता है कि अगर मेरे पास क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम है। अगर मेरे पास क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम है।
सोचो सोचो सोचो। अब हम क्या करते हैं, लैब के अंदर टोटल हीमोग्लोबिन निकालते हैं। मान लो कि मेरे पास टोटल हीमोग्लोबिन इन बॉडी HB है, तो अगर ये टोटल हीमोग्लोबिन हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है, इन ऑल नंबर ऑफ आरबीसी। और अगर मैं पूछूं कि एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होगा, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको हमने क्या नाम दिया, MCH। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। देखो हीमोग्लोबिन क्या था, बॉडी का टोटल जितने आरबीसीज है सबके हीमोग्लोबिन को मिला के जितना हीमोग्लोबिन बनता है दैट इज HB। अब एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन इज इक्वल्स टू हीमोग्लोबिन इन ग्राम परसेंटेज, टोटल बॉडी का हीमोग्लोबिन इन ग्राम परसेंटेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट किस में लिखना है, मिलियंस पर mm³ में। अब इसको भी, इसके यूनिट्स आपको अगर मैच करने तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10। समझ गए? तो ये फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास MCH का, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब MCH की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और ये किस में निकलता है, इट इज़ इन पिकोग्राम्स। कितना होता है, पिकोग्राम्स में। तो अब MCH की अप्रॉक्स वैल्यू समझो। MCH नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है 28 से 32 पिकोग्राम। नॉर्मली MCH इन द बॉडी इज 28 से 32 पिकोग्राम। समझ गए सब लोग? ओके। अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर MCH यहाँ पर लेस देन 28 हुआ, क्या हुआ, इट इज इफ इट इज लेस देन 28, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक। अब सोचो कि अगर MCH की संख्या कम हो गई, हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी अगर उसकी क्वांटिटी कम हो गई, तो जो कलर है आरबीसी का वो हाइपोक्रोमिक होगा, मतलब नॉर्मल जितना कलर होगा उससे कम ज़्यादा मतलब लाइट होगा उसके कंपेयर में, बराबर। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक कहते हैं। अब हाइपोक्रोमिक आरबीसीज को कैसे पहचानना है, देखो नॉर्मली जो आरबीसीज होती है वो क्या होती है, ऐसे ऐसे डार्क होती है साइड से, और जो सेंट्रल रीजन होता है, सेंट्रल, दैट इज पेल। नॉर्मल आरबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज डार्कर ऑन द पेरिफेरीज एंड इट इज पेल इन द सेंटर। तो हाइपोक्रोमिक को कैसे पहचानना है कि ये जो सेंट्रल पैलर है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रल पैलर। सेंट्रल पैलर अगर एक मोर देन 1/3 हो गया, मोर देन 1/3, नॉर्मली ये जो पेल होता है ये कितना होता है, 1/3 तक हो सकता है। अगर ये मोर देन 1/3 हुआ तो इसको हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं, हाइपोक्रोमिक। समझ गए सब लोग? ओके। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि MCV के अंदर हमने क्या कहा था, माइक्रोसाइटिक। अब माइक्रोसाइटिक हम लोग कैसे पहचानेंगे, यू हैव टू कंपेयर द साइज ऑफ आरबीसी। वी हैव टू कंपेयर द साइज ऑफ आरबीसी, किससे कंपेयर करना है, विथ न्यूक्लियस ऑफ, किसके न्यूक्लियस से, विथ न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। अगर अब मान लो कि आपके आरबीसी की साइज स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से कम है तो दैट इज योर माइक्रोसाइटिक। अब देखो आप लोग उधर जाकर क्या डायरेक्टली का मेजर नहीं कर सकते हो कितना वॉल्यूम है आरबीसी का, राइट। तो आपको पेरिफेरल स्फीयर में अगर पहचानना है कि वो माइक्रो है तो कैसे देखोगे, बाजू में आप स्मॉल लिम्फोसाइट देखोगे। अगर स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से कम हुआ तो माइक्रोसाइटिक, स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से ज़्यादा साइज हुई दैट इज माइक्रोसाइटिक, और अगर उसके जितने ही रहा अप्रॉक्स तो दैट इज नॉर्मोसाइटिक। समझ गए सब लोग? ओके, ये हो गया, दैट इज MCH। अब तीसरा जो ब्लड इंडेक्स है हमारे पास दैट इज MCHC। अब MCHC क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो MCHC को फील करो। MCHC इज परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी सैचुरेटेड विथ हीमोग्लोबिन। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास एक आरबीसी है, क्या है, आरबीसी है। अब इस आरबीसी का अगर 32 से 38% वॉल्यूम, अगर इफ इट इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इसका जो ये होता है MCHC दैट इज 32 to 38%। ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्या है हमारे पास, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी दैट सैचुरेट विथ हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास आरबीसी कितना है, मान ले 100% है, तो उसका 32 से 38% अगर वॉल्यूम हीमोग्लोबिन की वजह से कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसका MCHC कितना होगा, दैट इज योर 32 to 38%। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद करेंगे सब लोग। इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन अपॉन पैक्ड सेल वॉल्यूम इंटू 100। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपॉन पैक्ड सेल वॉल्यूम इंटू 100। अब ये जो वैल्यू निकल कर आती है इट कम्स आउट इन परसेंटेज। समझ गए सब लोग, दिस वैल्यू कम्स आउट इन परसेंटेज। तो ये था MCHC। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोचो, हाँ अच्छे से सोचो। देखो मान लो कि किसी पेशेंट का MCH क्या हो गया है, नॉर्मल है। किसी पेशेंट का क्या है, MCH नॉर्मल है,
बट अगर उसका MCHC यहाँ पर रिड्यूस हो गया है तो इसको डायग्नोस करो कि ये क्या हो सकता है। थोड़ा सा सोचो, आ जाएगा आपको आंसर। देखो अब इसको मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। ये देखो, ये क्या, मान लो आपके पास RBC है, मान लो कि RBC के अंदर ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन, इतना हीमोग्लोबिन है मान लेते हैं। तो मान लो अगर इस RBC की साइज़ क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब क्या हो गया है, मेगालोब्लास्ट हो गया। फिर भी RBC कितना है, उतना ही है। फिर भी हीमोग्लोबिन कितना है, उतना ही है। तो सोच के बताओ कि MCH क्या था, कि एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन है, तो दोनों RBC के अंदर इतना ही हीमोग्लोबिन है। बट MCHC क्या था, परसेंटेज। तो इसमें देखो, ये आधा लगभग भरा है, लेकिन ये लगभग 25% भरा है। तो इस वजह से MCHC यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। और अगर आपको दिखा आपके फाइंडिंग्स में, तो इसको आप क्या डायग्नोस करोगे, इट इज़ अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सबको समझ गया? ओके, सो दिस इज अबाउट MCHC। अब नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ IDW। अब IDW को डायग्नोस करने के लिए पहली चीज़ है, समझो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं कि अगर साइज लेस देन 28 माइक्रोमीटर है, सॉरी लेस देन 80 माइक्रोमीटर, सो दैट इज योर माइक्रोसाइटिक। कैसे कंपेयर करोगे आप, विद द न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। अब मैंने क्या बताया था, माइक्रोसाइटिक के दो प्रकार है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है कि भाई कौन सा आयरन डिफिशियंसी के कारण है और कौन सा थैलेसीमिया के कारण है, तो ये दो इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायग्नोसिस में। अब इसमें पहली जो चीज़ है दैट इज़ योर IDW। अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मान लो कि मैंने क्या कहा था, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ RBC की रेंज बताओ। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ RBC की रेंज मतलब MCV की रेंज क्या थी, इट वाज 80 to 96। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड के अंदर नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली आपके ब्लड के अंदर 80 के साइज़ वाला और 96 के साइज़ वाला, दोनों साइज़ वाला आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, मतलब वेरिएशन, कितना वेरिएशन है, सबसे छोटा जो आपका RBC है और सबसे बड़ा जो RBC है उसके अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16, बराबर। तो ये जो होता है दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। समझ गए सब लोग, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब ये नॉर्मली इसका जो संख्या होती है ये कितना होता है, नॉर्मली इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16। कितना होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इन योर ब्लड नॉर्मल इज अप्रॉक्स 14 to 16। अब मान लेते हैं किसी बंदे को क्या हुआ, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुआ। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर आपको पता है कि कभी भी आप इसका जो इटियोलॉजी है वो सोचो, आयरन की कमी। अब मान लो कि आज मुझे अच्छा आयरन मिल रहा है और कल मुझे खराब आयरन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डायनामिक पैथोलॉजी है। और ये जो दूसरा है आपका थैलेसीमिया, अब इसको आराम से समझो, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मतलब क्या है कि डायनामिक पैथोलॉजी है, डायनामिक पैथो। अब इसका मैं तुमको मतलब बताता हूँ, डायनामिक पैथो। मान लो क्या हुआ, मैं अभी हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है, और मान लो कि मैं कल क्या घर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो जितना टाइम मैं हॉस्टल पे रहता हूँ उतने टाइम मान लो मुझे खाना पसंद नहीं आ रहा जिसमें आयरन है ही नहीं, तो मेरे पास जो है RBC की साइज़ कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, राइट। तो डायनामिक पैथो होने की वजह से मेरे ब्लड के अंदर माइक्रोसाइटिक RBCs भी प्रेजेंट होंगे। और मान लो कि जब मैं घर जाता हूँ तब मुझे आयरन वाला फूड मिलता है, अच्छा खासा खाना मिलता है, तो मेरे RBCs फिर से नॉर्मल बनना चालू होते हैं। तो मान लो मेरे पास क्या आ गए, नॉर्मोसाइटिक आ गए। तो ब्लड के अंदर दोनों प्रकार के RBCs प्रेजेंट होंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर। तो मुझे बताओ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, ये जो विड्थ है मतलब नॉर्मोसाइटिक माइक्रोसाइटिक, ये कैसा होता है, वाइडर RDW। तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इज वाइडर इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब थैलेसीमिया सोचो, थैलेसीमिया जो इट इज़ मतलब कैसा होता है, ये म्यूटेशन होता है बेसिकली। अब म्यूटेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका जो पैथोलॉजी है वो कैसा है, स्टैटिक पैथोलॉजी है। मतलब हमेशा जब भी आप मेरा ब्लड देखोगे तो उसके अंदर यू विल फाइंड ओनली एंड ओनली माइक्रोसाइटिक RBCs। तो माइक्रोसाइटिक है तो इसका जो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होगी, डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ये काफ़ी कम होगी, कम मतलब नॉर्मल के बराबर होगी। सो इसके अंदर होता है नॉर्मल रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। आई होप सबको क्लियर हो गया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर देर इज अ वाइडर RDW एंड इन केस ऑफ थैलेसीमिया देर इज अ नॉर्मल RDW। सबको क्लियर? ओके। अब अगली चीज़ है हमारे पास मेंस्टर इंडेक्स। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्टर इंडेक्स। इसका नाम क्या है, मेंस्टर इंडेक्स। अब ये भी क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है बिटवीन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, अब सोचो कि किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है,
अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर क्या होता है, देखो आयरन कम है तो आरबीसीज के अंदर मतलब आरबीसी की जो संख्या है वो कैसी होगी, आरबीसीज की संख्या कैसी होगी, कम होगी, बराबर। और किसी को थैलेसीमिया है, किसी को क्या है, थैलेसीमिया है। अब थैलेसीमिया जो है इट इज़ अ हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर। अब एक बात याद रखो कि जब भी कोई हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है इसका मतलब क्या है कि रेड सेल्स का क्या हो रहा है, यहाँ पर हीमोलाइसिस हो रहा है। अब जब भी हीमोलाइसिस होता है तो निगेटिव फीडबैक जाता है आपके बोन मैरो के पास। क्या होता है, निगेटिव फीडबैक जाता है कहाँ पे, बोन मैरो के पास, बोन मैरो के पास। और बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है, आरबीसी की काउंट्स को क्या करता है, बढ़ा देता है। निगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है, आरबीसी के काउंट्स बढ़ जाते हैं। अब मिन्स्टर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मिन्स्टर इंडेक्स इट इज कैलकुलेटेड एज एमसीवी अपॉन आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट। तो ये होता है बेसिकली फॉर्मूला ऑफ मिन्स्टर इंडेक्स। अब मैंने अभी क्या बताया कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर आरबीसी काउंट कैसा होगा, कम होगा। तो मुझे बताओ मिन्स्टर इंडेक्स इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मिन्स्टर इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 13। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है इट इज 13, अप्रोक्सीमेट कितना होता है 13। तो इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है इसका मतलब मिन्स्टर इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और थैलेसीमिया के केस में क्या है, आरबीसी काउंट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब मिन्स्टर इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, राइट। तो थैलेसीमिया के केस में मिन्स्टर इंडेक्स इज लेस देन 13। समझ गए सब लोग, ओके। तो ये था अगला इंडेक्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। अब अगली टेस्ट है हमारे पास ईएसआर की टेस्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझो, देखो अगली टेस्ट समझो, ईएसआर की टेस्ट। अब ईएसआर टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के ट्यूब्स अवेलेबल होते हैं। कितने प्रकार के ट्यूब्स अवेलेबल होते हैं, वेस्ट ग्रीन ट्यूब्स, वेस्टर ग्रीन ट्यूब्स, और दूसरा होता है विंट्रोप ट्यूब। तो ऐसे दो ट्यूब्स अवेलेबल होती है, इनको कैसे पहचानना है, इनके स्ट्रक्चर से देख लो, ठीक है। अब ईएसआर के अंदर हम लोग करते क्या है, बेसिकली ध्यान से समझो। पहले तो ईएसआर का फुल फॉर्म समझो। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इसका सिंपल मतलब क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, ब्लड डाला, इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, ब्लड डाला। मान लो मेरे पास क्या है, ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, ब्लड डाला। अब थोड़े देर बाद क्या होगा कि ये जो आरबीसीज है यानी कि इरिथ्रोसाइट है वो क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे, ये क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और ऊपर जो बचेगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा कुछ देर के बाद, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होगा, आरबीसी सेटल डाउन होंगे और ऊपर क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा, ठीक है। तो अब यही सेटलिंग डाउन ऑफ प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज नोन एज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ईएसआर के अंदर पहले क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन। अब रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आरबीसी जो है ऐसे रोलेक्स मतलब ऐसे क्लम्प बना देते हैं, जिस वजह से ये क्या होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ ये क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन बनाते हैं। सो दिस इज सेकंड चीज सेडिमेंटेशन। तीसरी चीज पैकिंग, मतलब सब लोग आसपास आके पैक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं 3 फेजेस ऑफ इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। पहला क्या है, रोलेक्स फॉर्मेशन, सब एक साथ आए, फिर सेडिमेंट होंगे, फिर पैकिंग होगी। सो दिस आर फेजेस ऑफ ईएसआर। अब हम लोग ईएसआर को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स, वी हैव वेस्टर ग्रीन ट्यूब्स एंड सेकंड इज विंट्रोप ट्यूब्स। अब वेस्टर ग्रीन ट्यूब्स को कैसे पहचानना है, नॉर्मली वेस्टर ग्रीन ट्यूब के जो नीचे होता है, ये जो वेस्टर ग्रीन ट्यूब हमने यहाँ पर ली है इसके बारे में समझो कि इट इज़ अ डिस्पोजेबल प्लास्टिक पिपेट विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। डिस्पोजेबल प्लास्टिक पिपेट विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। इसको कैसे पहचानना है, इसके नीचे वाइट कलर का एक कॉलर प्रेजेंट होता है, समझ गए, वाइट कलर का एक कॉलर प्रेजेंट होता है। तो ये होती है वेस्टर ग्रीन ट्यूब्स। और ये जो विंट्रोप ट्यूब है, अब विंट्रोप ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे पहचानना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो विंट्रोप ट्यूब होती है, विंट्रोप ट्यूब इसको कैसे दिखती है, विंट्रोप ट्यूब इज लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से। थोड़ी अच्छी डायग्राम बना देते हैं हम लोग। देखो विंट्रोप ट्यूब कैसे दिखती है, विंट्रोप ट्यूब इज लाइक दिस। यार अच्छी डायग्राम आनी चाहिए। मान लो ये विंट्रोप ट्यूब है, क्या है, विंट्रोप ट्यूब। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों ट्यूब्स में, ये जो वेस्टर्गिन ट्यूब है, ये वेस्टर्गिन ट्यूब जो होती है दैट इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स, इट इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। और ये जो विंट्रोप ट्यूब है इट इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, तो एक एंड से क्या होगी, ये क्लोज होगी। तो ये डिफरेंस होता है दोनों का। अब ये जो दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को डालते हैं दोनों के अंदर। आप बेसिक प्रिंसिपल समझो, दोनों ट्यूब से मान लो मैंने इसके अंदर क्या किया, ब्लड सैंपल डाल दिया। अब ब्लड क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। थोड़ी अच्छी डायग्राम फिर से बना देते हैं। मान लो
कि ये क्या है मेरे पास, दोनों ट्यूब से, आप मान लो दोनों एक ही ट्यूब है, मैंने इसके अंदर क्या किया, आरबीसी डाला, मतलब ब्लड डाला, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये नीचे सेटल हो जाएगा। मान लो पहले इधर तक था भरा हुआ, फिर ये इतना नीचे आया, तो इतना क्या मौजूद होगा इसमें, इतना इसमें क्या मौजूद होगा, प्लाज्मा। तो आरबीसी कितना नीचे आए, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ईएसआर। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ईएसआर। समझ गए? ओके। तो ये ईएसआर जो होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड इन मिलीमीटर्स। किस में कैलकुलेट होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड इन मिलीमीटर। किस में कैलकुलेट होता है, मिलीमीटर। अब एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, इन दोनों ट्यूब्स का और एक डिफरेंस याद रखो कि ये जो विंट्रोप ट्यूब है, इट कैन परफॉर्म पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकता है, एज वेल एज इट कैन कैलकुलेट ईएसआर। लेकिन जो वेस्टर ग्रीन ट्यूब है, इट कैन कैलकुलेट ओनली ईएसआर। समझ गए? अब इसकी जो मार्किंग होती है विंट्रोप ट्यूब की, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 110 मिलीमीटर की मार्किंग होती है इस पर, मतलब 0, 10, 20, तो ऐसे लेकर 110 मिलीमीटर तक यहाँ पर मार्किंग प्रेजेंट होगी। और इसके अंदर वेस्टर ग्रीन ट्यूब के अंदर जो मार्किंग प्रेजेंट होती है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 190 मिलीमीटर तक। कितना लॉन्ग होगा, 190 मिलीमीटर तक। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वेस्टरग्रीन मेथड के अंदर, मतलब इसके अंदर आपको जो है डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डाइल्यूशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ विंट्रोप ट्यूब। इसके अंदर आप लोग डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम लोग, किसको, ईडीटीए वाले ब्लड को। ईडीटीए ब्लड को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। समझ गए? तो ये दो मेथड्स थे, वेस्टरग्रीन और विंट्रोप। आई होप इट इज़ क्लियर। अब नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ईएसआर समझो। नॉर्मली ईएसआर फीमेल्स के अंदर कितना होता है, इट इज़ लेस देन 20 मिलीमीटर, और मेल्स के अंदर इट इज़ लेस देन 10 मिलीमीटर। तो ये होती है नॉर्मल रेंज। अब ईएसआर बढ़ता कौन से केसेस में और ईएसआर कम कौन से केसेस में होता है, और ईएसआर का हम लोग यूज़ क्या करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ईएसआर बढ़ता कौन से केसेस में, मान लो किसी बंदे को क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ। क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन। तो याद रखो, इन्फ्लेमेशन के केस में क्या होता है, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। इन्फ्लेमेशन के केस में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बनते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली दे हैसन, मतलब फास्ट कर देते हैं। किस चीज़ को, फास्टन्स रोलेक्स फॉर्मेशन। अब रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब फास्ट हो गया ये, तो फिर क्या हो जाएगा, फटाफट आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बराबर। तो फास्टन कर रहे हैं। अब इन्फ्लेमेशन कौन से हो सकते हैं, मान लो किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मैलिग्नेंसी है, तो उस केस में रोलेक्स फॉर्मेशन फास्टन हो जाएगा और ईएसआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि हमने जो कहा था कि ये जो नीचे जा रहा है, ये जो आरबीसी जो नीचे जा रहे हैं, इसको हम लोग टाइम देते हैं 1 घंटे का। इसको हम लोग 1 घंटा रखते हैं। 1 घंटे के बाद हम लोग चेक करते हैं कि कितना नीचे गया, ठीक है। तो ईएसआर के लिए हम लोग कितना टाइम देते हैं, 1 घंटा। तो ये सबको क्लियर हो गया। ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैलिग्नेंसी, इस केस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे, फास्टन हो जाएगा, रोलेक्स फॉर्मेशन फास्ट हो गया, फटाफट नीचे आ जाएंगे, और ईएसआर की जो वैल्यू है, जो लेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए? दूसरी चीज़ ये समझो कि एनीमिया के अंदर क्या होता है। मुझे बताओ, एनीमिया के अंदर आरबीसीज कैसे हो गए, कम हो गए। तो अगर आरबीसीज यहाँ पर कम हो गए, है ना, एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है, आरबीसीज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये समझो, अब एनीमिया समझने के लिए पॉलीसाइथेमिया समझना इंपॉर्टेंट है। अब पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, आरबीसीज क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और एक बात याद रखो कि आरबीसीज जब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो बहुत सारे आरबीसीज आ गए, टू मेनी आरबीसीज आ गए। इतने सारे आरबीसीज जब आते हैं, तब ये जो है, ये रोलेक्स अच्छे से बन नहीं पाता, और रोलेक्स अच्छे से बनेगा नहीं तो वो नीचे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो पॉलीसाइथेमिया के केस में क्या हो रहा है, रोलेक्स अच्छे से नहीं बन पा रहा है। रोलेक्स अगर अच्छे से नहीं बनेगा तो ईएसआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एनीमिया के केस में ऑपोजिट करो, एनीमिया के केस में क्या हो रहा है, आरबीसीज कम हो रहे हैं, तो रोलेक्स बहुत अच्छे से बनेगा। तो इधर भी यही रीज़न है, इसमें भी क्या हो रहा है, फास्टन हो रहा है रोलेक्स फॉर्मेशन, जिस वजह से फटाफट आपको ईएसआर की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। समझ गए? अगली चीज़ समझो कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी ईएसआर की वैल्यू बड़ी हो जाती है। अब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या रीज़न है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, राइट। ब्लड बहुत ज़्यादा बनेगा, ब्लड के कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, मतलब प्लाज्मा बहुत ज़्यादा बनेगा। प्लाज्मा क्या होगा, एक्सपांड होगा, प्लाज्मा विल एक्सपांड। ब्लड का फाइब्रिनोजन बढ़ेगा, ब्लड का क्या बढ़ेगा, फाइब्रिनोजन बढ़ेगा। प्लाज्मा क्या होगा, एक्सपांड होगा, जिस वजह से क्या होगा, रिलेटिवली हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्लाज्मा एक्सपांड हो गया तो रिलेटिवली हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम होगा। हीमोग्लोबिन कम है तो फिर रोलेक्स फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले कहा था, अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, मतलब आरबीसी ज़्यादा है, तो रोलेक्स फॉर्मेशन कैसा होता है, स्लो होता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कम है तो रोलेक्स फॉर्मेशन फास्ट होता है। तो प्रेगनेंसी के केस में भी ईएसआर क्या होता है, बढ़ता है।
अगला है मल्टीपल माइलोमा। आप याद रखना मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स आरबीसी के साथ बाइंड करते हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन और आरबीसी ये जो बाइंड होते हैं इनकी सेटलिंग बहुत फास्ट होती है, इनकी जो है सेटलिंग डाउन बहुत फास्ट होता है, फास्ट। तो अगर सेटलिंग डाउन फास्ट होगा तो ईएसआर की वैल्यू बड़ी होगी। तो आपको इन शॉर्ट याद रखना है ईएसआर किस में बढ़ता है, टीबी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैलिग्नेंसी, एनीमिया, प्रेगनेंसी, मल्टीपल माइलोमा। ईएसआर कम किस में होता है, पहले तो पॉलीसाइथेमिया में कम होता है। अगला सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल शेप सेल्स होते हैं, आपको पता होगा सिकल सेल शेप्स। और अगर सिकल सेल के शेप्स हो गए तो फिर भी क्या होगा, रोलेक्स फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, मतलब रोलेक्स अगर अच्छा नहीं होगा तो फटाफट वो नीचे जाएगा क्या, नहीं, इस वजह से ईएसआर की वैल्यू कम आती है सिकल सेल एनीमिया में। अगला है लिवर एंड किडनी डिसीजेस। लिवर और किडनी डिसीज में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बहुत कम होता है, प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, रोलेक्स फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। बेसिक रीज़न वही है, रोलेक्स फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इस वजह से ईएसआर की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। तो ईएसआर कम कौन से केस में होता है, पॉलीसाइथेमिया, सिकल सेल एनीमिया, लिवर किडनी डिसीज, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब क्या है, इट इज़ अ ब्लड कैंसर, इसमें भी रोलेक्स फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता, समझ गए। तो आपको याद रखना है ईएसआर कौन से केस में बढ़ता है और कौन से केस में कम होता है। अब ईएसआर का यूज़ क्या है, ईएसआर इट इज़ नॉट यूजफुल, इससे हम लोग डायग्नोसिस नहीं करते किसी चीज़ का, इट इज़ नॉट यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस बट इट इज़ यूज फॉर प्रोग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम लोग ईएसआर का यूज़ करते हैं। अब प्रोग्नोस्टिक पर्पस का मतलब क्या है कि डिसीज़, कोई भी डिसीज़ है बंदे को, और हम लोग क्या करते हैं उसमें ईएसआर का फॉलोअप करते हैं। और अगर हम लोग डिसीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अगर हम देख रहे हैं कि अगर ईएसआर का फॉर्मेशन मतलब ईएसआर की वैल्यू कम आती जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है दैट इज़ इम्प्रूविंग। तो ये उसका सिग्निफिकेंस होता है। मान लो किसी बंदे को बीमारी है तो फिर क्या हो रहा है, उसमें ईएसआर हम फॉलोअप रूटीनली चेक करते रहते हैं, और ईएसआर की वैल्यू अगर हमें कम होती हुई दिखती है तो उसका मतलब हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, समझ गए। तो ईएसआर इज यूजफुल फॉर प्रोग्नोस्टिक पर्पस एज कम्पेयर टू डायग्नोस्टिक पर्पस। तो ये था ईएसआर। तो हमने सारे के सारे यहाँ पर ब्लड इंडेक्सेस अच्छे से ख़त्म किए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट एरिथ्रोपोइसिस। काफ़ी छोटा वीडियो होगा, 5 मिनट का वीडियो होगा बस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू।